yesterday we were discussing दंत धावन। दंत धावन करने की विधि में जो लकड़ी ली जाती है वो कटुतिक्त कषाय रस की ली जाती है, वो 12 अंगुल लंबी ली जाती है, वो आपके कनीनिका अंगुली के विड्थ की थिकनेस की ली जाती है, उसको आगे से चबा चबा के मृदु कर दिया जाता है और फिर उससे मुंह में आगे से चबाएंगे तो क्या हो जाएगा, उसका रस निकलेगा। अभी कटु तिक्त और कषाय रस की वनस्पति का रस भी कटु तिक्त और कषाय ही होगा, तो वो पूरे मुंह में फैल जाएगा। रस निकलने का एक प्लस पॉइंट ये है कि ब्रश सब जगह पहुंचेगा या नहीं पहुंचेगा वो पता नहीं, लेकिन थूक जरूर सब जगह पहुंच जाती है, बिकॉज इट इज ए लिक्विड। तो इसीलिए पहले उसको चबा चबा के मृदु करते हैं ताकि उसका रस निकल जाए। ये रस मुंह के हर कोने में पहुंच जाता है और फिर उस दातून से दांतों के बीच में मसूड़ों को हल्के से मालिश करके दंत धावन किया जाता है। दंत धावन 2 बार किया जाता है, एक प्रातः तथा एक भोजन के बाद। तो इसीलिए रात को दंत धावन नहीं करते, क्योंकि रात को भी भोजन के बाद दंत धावन किया हुआ होता है। ठीक है, तो अब दंत धावन किस किस को नहीं करना चाहिए? तो अजीर्ण जिसको है, छर्दी जिसको है, श्वास जिसको है, काश जिसको है, ज्वर जिसको है, अर्दित मतलब मुंह का लकवा, तृषा, मुखपाक, हृदय, नेत्र, शिर और कर्ण रोग में दंत धावन वर्ज्य है। अब इन रोगों में दंत धावन वर्ज्य क्यों है? तो सभी का ये नहीं समझ में आता, लेकिन अगर छर्दी है, उल्टी आ रही है, तो उल्टी आने के चांसेस बढ़ जाते हैं जब आप कटुतिक्त कषाय रस से दंत धावन कर रहे हो। अगर आपको सांस चढ़ी हुई है या कास आ रहा है तो दंत धावन करते वक्त लकड़ी यहाँ वहां लगने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको अर्दित है तब भी मुंह में व्रण होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर आपको मुख पाक है तो पहले ही आपका मुंह सूजा हुआ है, उसके ऊपर आप दंत धावन कर रहे हो तो वो ज्यादा सूज जाएगा, ये इरिटेट हो जाएगा। नेत्र रोग, शिर रोग, कर्ण रोग में दंत धावन वर्ज्य क्यों है ये बता नहीं सकते। हृदय रोग में भी दंत धावन क्यों वर्ज्य है बता नहीं सकते, लेकिन कुछ चीजें यहाँ क्लियरली ये दिखता है कि मुंह में व्रण होने के लिए, मुंह में व्रण होने को प्रिवेंट करने के लिए, या अगर मुंह में कुछ ऑलरेडी हुआ है तो उसको फ्लेयर अप रोकने के लिए दंत धावन वर्ज्य बताया है। तो दंत धावन के बाद हम चलते हैं अंजन पे। दंत धावन के बाद हम चलते हैं अंजन पे। अंजन 2 प्रकार का बताया है, सौवीरांजन और रसांजन। सौवीरांजन मतलब सुरमा, सुरमा जो हम लगाते हैं। सुरमा या तो काला होता है जिसको काजल कहते हैं, या तो सफेद होता है, सफेद सुरमा भी होता है। तो सौवीरांजन और रसांजन ये 2 प्रकार के अंजन बताए हैं। और सौवीरांजन हर रोज लगाना जरूरी है। रसांजन सप्तरात्रि में एक बार, 7 दिन में एक बार रसांजन लगाना जरूरी है। अगर सबको याद हो तो रसांजन कैसे बनाते हैं, क्या बनाते हैं, इसके ऊपर हमने अंजन विधि जब पढ़ा था तब क्लास में डिस्कस किया था। रसांजन में बकरी का दूध और बहुत सारे वनस्पतियां एक साथ करके फिर उसको उबाल के रसांजन बनाते हैं। तो इसीलिए जब लास्ट इसमें अंजन वर्णन किया हुआ है तो यहाँ पर उन्होंने अंजन के ज्यादा डिटेल नहीं बताया, क्योंकि आखिर में तो अंजन वर्णन किया हुआ है। तो सौवीरांजन और रसांजन, रसांजन सप्तरात्रि में एक बार, 7 दिन में एक बार। रसांजन क्यों डालते हैं? तो नेत्र तेजोमय है, इसीलिए कफ का स्राव करवाना जरूरी है। नेत्र तेज वाला अवयव है, अगर कफ का स्राव नहीं करवाएंगे तो
उसकी जो तेजोमयता है, जो उसकी दृष्टि है, वो कम हो जाएगी। इसलिए 7 दिन में एक बार कफ स्राव करवाने के लिए रसांजन डालते हैं। रसांजन बहुत ही तीक्ष्ण अंजन होता है, जिससे आंखों से बहुत सारा पानी निकलता है। आज की तारीख में अगर रसांजन नहीं है तो स्राव करने के लिए हम जीवदया नेत्र प्रभा डालते हैं। जीवदया नेत्र प्रभा अगर किसी ने आंख में डाला हो तो बहुत जलन होता है, नाचने का मन करता है और बहुत पानी निकलता है। तो जीवदया कितना भी एडवर्टाइज करे, जीवदया नेत्र प्रभा ज्यादा से ज्यादा 7 दिन में एक बार डालते हैं। अगर 3 दिन में या 2 दिन में एक बार डालना है तो त्रिफलांजन नाम का खो जाती कंपनी का एक सुरमा आता है, त्रिफलांजन, वो 2 या 3 दिन, वो थोड़ा सा हल्का होता है, तो वो आप 2 या 3 दिन में एक बार डाल सकते हैं। लेकिन रोज डालने के लिए सबसे बेस्ट है काजल। काजल, ओके। काजल कैसे बनाते हैं? घी का दिया जलाते हैं, उसके 1-2 इंच ऊपर एक स्टील की थाली रख देते हैं और वो घी का दिया जो है वो जब जल जाता है तो ऊपर पूरा काला काला जम जाता है। उस काले चीज को एक साथ करके एक डिबिया में भर देते हैं। सो दैट इज व्हाट इज काजल। सफेद सुरमा अगर किसने देखा नहीं हो तो सफेद सुरमा भी मार्केट में मिलता है, और सफेद सुरमा ज्यादा करके बरेली का सुरमा सबसे फेमस है, जो ममीरा से बनता है। तो ये हो गया अंजन। अंजन की ज्यादा डिटेल उन्होंने यहाँ नहीं बताई, कारण अंजन का एक पूरा अध्याय उन्होंने लास्ट में बताया। फिर उसके बाद नस्य, गंडूश, धूम और तांबुल। नस्य पता है, नाक में ऑयल डालना। गंडूश, गंडूश आदि विधि भी उन्होंने बताया है। गंडूश मतलब मुख में किसी द्रव्य को पकड़ के रखना। धूम, धूमपान विधि भी उन्होंने लास्ट में बताया है, तो इसीलिए उसका भी ज्यादा उन्होंने यहाँ वर्णन नहीं किया। और तांबुल, तांबुल मतलब पान खाना, पान खाना। तो नस्य, गंडूश, धूम और तांबुल भी दिन में करना चाहिए। इन चारों का भी वर्णन है इस अध्याय में, लेकिन तांबुल का वर्णन बिकॉज लास्ट अध्याय में नहीं है, तो तांबुल का वर्णन उन्होंने इस अध्याय में जरूर से किया। उन्होंने कहा कि नस्य, गंडूश, धूम हमने सूत्रस्थान के अंत में इसी क्रम में बता दिए हैं, तो आप वहां देखो, रेफरेंस टू कंटेक्स्ट। हाँ, तांबुल के लिए उन्होंने बताया कि तांबुल जो है कैसे खाते हैं। पान लेते हैं, कत्था लेते हैं, चूना लेते हैं, उसके साथ इलायची लेते हैं, जावित्री लेते हैं, अलग अलग मसालों का पान खाते हैं। यहाँ पर तांबुल सेवन में टोबैको का पान एक्सपेक्टेड नहीं है, यहाँ पर अलग अलग मसालों का पान एक्सपेक्टेड है। तो तांबुल सेवन किसको नहीं करना चाहिए? तांबुल सेवन से फायदा क्या होता है? गला साफ हो जाता है, मुख वैशद्य चला जाता है, अरुचि चली जाती है, उसके बाद ऊर्जा आ जाती है। दैट इज ऑल बेनिफिट ऑफ तांबुल सेवन। और तांबुल सेवन किसको नहीं करना चाहिए? तांबुल सेवन उरक्षत में नहीं करना चाहिए, पित्त विकार में नहीं करना चाहिए, रक्त पित्त में नहीं करना चाहिए, नेत्र विकार में नहीं करना चाहिए, विष, मूर्छा, मदात्याय में नहीं करना चाहिए। अब आप ये सब देखोगे तो तांबुल सेवन जिन जिन रोगों में नहीं करना चाहिए, पहले 3 रोग तो ऐसे हैं जिसमें मुख से रक्त बाहर आने के चांसेस होते हैं। तो जब आप तांबुल सेवन करते हो और पान थूकते हो तो सामने वाले को ये नहीं समझ में आता है ये तांबुल है या रक्त है, ठीक है? तो इसीलिए इन लोगों को तांबुल सेवन करने को मना किया है। उसके बाद जो विष, मूर्छा और मदात्याय रोग हैं, इसमें अगर आप तांबुल सेवन करते हो तो देयर आर हाई चांसेस कि जो चीज थूकनी है वो आप निगल जाओ, और निगलने के पश्चात वो चीज मूर्छा, मदात्याय और विष वाले रोगी में छाती में चली जाए, लंग्स में चली जाए। तो इसीलिए विष, मूर्छा और मदात्याय में भी तांबुल सेवन वर्ज्य है। उसके बाद हम चलते हैं अभ्यंग पर। अभ्यंग, लेकिन इसके पहले व्हाट वी विल डू,
इज अभ्यंग जो है वो ज्यादा करके तेल से किया जाता है। अभ्यंग रोज करना चाहिए, मालिश प्रतिदिन करनी चाहिए, ऐसा अष्टांग संग्रह में कहा गया है। क्यों? क्योंकि मालिश प्रतिदिन करने से जरा मतलब वार्धक्य, श्रम मतलब थकान, वात रोग दूर हो जाते हैं, दृष्टि, शरीर में पुष्टि, आयु, निद्रा, सौंदर्य का वर्धन कराती है मालिश, और मांस को सुडौल करवाती है। मांस को सुडौल करवाती है मतलब घन गात्रत्व लाती है, मांस को शेप देती है। अब मालिश रोज करने से जरा, मालिश जब आप स्किन पे रोज करोगे तो व्हाट हैपेंस इज योर स्किन लूजेस अ लॉट ऑफ ऑयली सब्सटेंसेस या हाइड्रेशन बेसिकली to the atmosphere. As your age progresses, this loss increases. As your age progresses, this loss increases. इसीलिए बुढ़ापे में क्या आता है, झुर्रियां आती है, ठीक है, व्रिंकल्स। तो ये व्रिंकल्स नहीं आनी चाहिए, इसके लिए स्किन का टर्जिडिटी, स्किन का हाइड्रेशन रखना जरूरी है। तो प्रतिदिन मालिश करने से ये स्किन में हाइड्रेशन चला जाता है, स्किन का हाइड्रेशन लॉस नहीं होता, और हाइड्रेशन लॉस न होने की वजह से यहाँ जो जरा का मेंशन है वो मेरे हिसाब से इट इज ओनली रिलेटेड टू द स्किन, नॉट द अदर धातुज ऑफ द बॉडी। जैसे आपने 5th या 6th स्टैंडर्ड में ट्रांसपीरेशन के लिए एक ये पढ़ा होगा, ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन का एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, 2 पत्ते लेते हैं, 2 पत्तों पे एक को ऐसे ही रख देते हैं, एक पे ऊपर तेल या वैसलीन लगा देते हैं। तो जो ऐसे ही रखा हुआ पत्ता है वो जल्दी पीला हो जाता है, और लेकिन जिसपे वैसलीन लगाया हुआ है वो पत्ता जल्दी पीला नहीं होता, वो पीला मतलब वैसे ही एकदम अच्छी तरह से 24 घंटे 48 घंटे रह जाता है। तो व्हाट वी assume और what we deduce from it is that वो वैसलीन लगाया हुआ जो पत्ता है उसमें से वैसलीन लगाने की वजह से ट्रांसपिरेशन कम हुआ, और जिसके वजह से वो पत्ता अच्छा रहा। तो सेम इज द केस विद अभ्यंग। स्किन ऑल्सो ट्रांसपायर, स्किन से भी हाइड्रेशन एटमॉस्फेयर में चला जाता है, तो ये ट्रांसपिरेशन कम करने का काम जो है वो अभ्यंग करता है। तो इसीलिए जरा श्रम क्यों, क्योंकि पेरिफेरल सर्कुलेशन बढ़ाता है। जब आप अभ्यंग करते हो तो पेरिफेरल सर्कुलेशन बढ़ा देते हो। वात रोग दूर क्यों, सेम पेरिफेरल सर्कुलेशन बढ़ा जाता है। अब दृष्टि क्यों अभ्यंग से बढ़ती है ये मैं नहीं बता पाऊंगा, लेकिन शरीर पुष्टि जरूर होती है, अगेन दिस इज रिलेटेड टू पेरिफेरल सर्कुलेशन। आयु बढ़ जाती है, और एटलीस्ट बढ़ी हुई तो लगती है क्योंकि आप बूढ़े नहीं दिखते। निद्रा आती है, निद्रा भी अनलेस एंड अनटिल आपके ब्रेन पे सर्कुलेशन चालू है बहुत सारा, तो योर ब्रेन इज कंटिन्यूअसली वर्किंग। व्हेन द ब्रेन सर्कुलेशन रिड्यूसेस, that time peripheral circulation increases और brain circulation reduces, तो तब ब्रेन हाइपोएक्टिव हो जाता है और निद्रा आती है। सर हाँ सर, अभ्यंग से डिटेल में करना है तो वॉट एवर वी आर, हम जूते पहनते हैं, जूतों को हम हर रोज या हर 2 दिन में पॉलिश करते हैं। कारण क्या है, जूता क्या है, चमड़ा ही है। तो चमड़े को जितना पॉलिश करेंगे उतना चमड़ा ज्यादा टिकता है। लेकिन जूते को हम पॉलिश करते हैं, हम हमारे चमड़ी को पॉलिश नहीं करते। दिस इज अ केस इन विच आज की तारीख में भी केरला में नियरली 70 to 80% पेशेंट पीपल डू अभ्यंग बिफोर स्नान। मेरे साथ बहुत जगह पर कितने सारे एनएबीएच में असेसर्स आए हैं, जो सुबह हम 9 बजे अगर यहाँ पहुंचते हैं, कहाँ पर, हॉस्पिटल में पहुंचते हैं असेसमेंट के लिए, तो दे गेट अप एट 7 o'clock, और उनके पास पूरा एक मतलब दे कैरी, खोपरे का तेल कैरी करते हैं, और उस खोपरे के तेल से आधा घंटा मालिश करके
स्नान करते हैं बाद में। और इट इज, ये देखा जाता है कि मालिश के बाद स्नान अगर किया गया तो आपकी चमड़ी के का जो एक ग्लो है वो ज्यादा टिका हुआ रहता है। तो अभ्यंग से वात रोग दूर हो जाते हैं, जिसका मतलब सांधों में वात नहीं आता, या संधियों में वात कम हो जाता है, और जिससे संधियां भी ज्यादा अच्छी तरह रहती है। अभ्यंग के बहुत सारे फायदे हैं, और मुझे ये नहीं पता कि हमने अभ्यंग क्यों छोड़ दिया। अभ्यंग के बहुत सारे फायदे हैं। इवन मांस को सुडौल करता है। जब आप अभ्यंग करते हो तो आप मांस के डायरेक्शन में हाथ घुमाते हो, मांस के डायरेक्शन में हाथ घुमाते हो, तो इसीलिए वो मांस वहां ज्यादा दृढ़ हो जाता है। दृढ़ मतलब स्ट्रॉन्ग, बिकॉज वहां भी सर्कुलेशन और प्रेशर बढ़ जाता है। तो अभ्यंग रोज करना चाहिए। और रोज अभ्यंग करने के लिए कुछ ये नहीं, घर पे जो कोई भी तेल है उससे आप अभ्यंग कर सकते हैं। राई का है, तिल का है, सरसों का है, सूरजमुखी का है, जो तेल है उससे अभ्यंग कर सकते हैं। और अभ्यंग आइडियली सबसे अच्छा कब करना चाहिए, कि जब आप यूजुअली अभ्यंग करने के बाद क्या हो जाता है, बहुत चिपचिपा हो जाता है बॉडी। तो अभ्यंग करने के स्नान के पहले अभ्यंग करना चाहिए। और स्नान जो है वो साबुन से नहीं करना चाहिए, वो या तो पत्थर से करना चाहिए, या तो फिर चना जौ इसके आटे से करना चाहिए। तो ऐसा करेंगे तो अभ्यंग का फायदा बहुत ज्यादा होगा। 15 दिन अभ्यंग करो, आपकी स्किन का ग्लो बदल जाता है। लेकिन अभ्यंग एक दिन करेंगे तो जरा दूर नहीं होगा, यू हैव टू डू इट कंटिन्यूअसली, कंटिन्यूअसली। अब अभ्यंग उन्होंने कहा है कि ज्यादा करके सिर या पाद तल या कर्ण में विशेष रूप से करना चाहिए। अब सिर अभ्यंग तो हम करते हैं, सर में तेल लगाते हैं, दैट इज समथिंग विच वी हैव नॉट लेफ्ट। हफ्ते में 2 बार या 3 बार या 1 बार तो एटलीस्ट हम सर पे तेल लगाते हैं। आज की तारीख में जितने भी तेल मार्केट में आते हैं नॉन चिपचिपे, उसका कोई यूज नहीं होता, कोई यूज नहीं होता, क्योंकि उसमें तेल होता ही नहीं है। दैट इज अ क्या कहते हैं, ऑयल डिराइव्ड फ्रॉम पेट्रोलियम, पेट्रोलियम से डिराइव किया हुआ ऑयल है, वो तेल है ही नहीं। इसीलिए वो चिपचिपा नहीं होता, लेकिन फिर भी वो तेल जैसा लगता है। तेल जो है वो चिपचिपा ही होना चाहिए। तो सिर में अभ्यंग या पाद तल में, पाद तल में भी अभ्यंग करते हैं। कांस्य की, कांस्य का बर्तन लेते हैं और फिर उससे पाद तल घसते हैं, फिर बोलते हैं कांस्य के बर्तन से घस के ये अच्छा हो जाता है। तो ये अभ्यंग जो है वो रेगुलर रूप में करने चाहिए। कर्ण में अभ्यंग मतलब कर्ण पूरण, कान में पूरण करना, कान में तेल को डालना। कान में आप तेल डाल के उसमें मसाज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर जो कर्ण अभ्यंग बोला है वो कर्ण पूरण के लिए बोला है। कर्ण भी आकाश का ये है, इंद्रिय है, इसमें वात का बढ़ने का चांसेस होता है। तो कर्ण पूरण जरूर से करना चाहिए। रादर आजकल के डॉक्टर जो है, एलोपैथिक डॉक्टर्स, ये बोलते हैं कि कर्ण पूरण करने से कान में तकलीफ होती है, लेकिन मैं तो कर्ण पूरण रोज, मतलब हर हफ्ते करता हूँ, तो कान में तकलीफ कर्ण पूरण से कम हो जाती है। तो अभ्यंग 3 प्रकार का करना चाहिए। पूरा शरीर का तो करना ही चाहिए, साथ ही साथ सिर का, पादतल का और कर्ण का विशेष रूप से करना चाहिए। अभ्यंग करने से कफ विकार, अभ्यंग किनको नहीं करना चाहिए, कफ विकार और अजीर्ण जिनको है, या जिनकी शरीर में शरीर की शुद्धि हो गई है, उनको अभ्यंग नहीं करना चाहिए। अभ्यंग स्निग्ध होता है तो कफ विकार और अजीर्ण को बढ़ा देता है, तो इसीलिए जिनको कफ विकार है और अजीर्ण है, इनको अभ्यंग नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए जो मेदस्वी लोग हैं, जिनका मेद ज्यादा है, उनको अभ्यंग नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद हम चलते हैं व्यायाम और मर्दन। मर्दन मतलब बदन दबाना, और व्यायाम मतलब व्यायाम। तो व्यायाम के प्रशंसा में उन्होंने कहा है, लाघवम कर्म सामर्थ्यम दीप्तो अग्नि मेदसः क्षया विभक्त घन गात्रत्व व्यायामात उपजायते। लाघवम हल्का लगता है, व्यायाम करने के बाद हल्का लगता है। क्यों हल्का लगता है? क्योंकि जो भी खाना हमने खाया हुआ है, जो भी शरीर में गौरव है, दैट इज यूटिलाइज, द कैलोरीज आर यूटिलाइज। कर्म सामर्थ्यम, कर्म सामर्थ्यम मतलब जितना व्यायाम करोगे उतना कर्म करने का शक्ति बढ़ जाएगा।
पहले मैं जिम में जाता था तो मैं 2 किलो उठा पाता था या 5 किलो उठा पाता था या 10 किलो उठा पाता था। फिर जैसे जैसे मैंने धीरे 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 जिम किया तो नाउ आई एम एबल टू लिफ्ट अप 20 किलोज या 30 किलोज। तो इसका मतलब क्या है, कर्म सामर्थ्य बढ़ गया मेरा। मैं पहले 20 किलो का 10 किलो का आटे का थैली उठा के लाता था, अब मैं 50 किलो का आटे का थैली उठा के लाता हूँ। कर्म सामर्थ्य बढ़ गया। दीप्तो अग्नि, अग्नि दीप्ति हो गया। भूख ज्यादा लगने लगी बिकॉज व्यायाम करने से कैलोरीफिक इनटेक बढ़ गया, कैलोरीफिक आउटपुट बढ़ गया, तो कैलोरीफिक इनटेक के लिए भूख ज्यादा लगने लगी। मेदसा क्षया, मेद का क्षय हो जाता है, मेद का क्षय हो जाता है। अगेन क्यों होता है? बिकॉज एनर्जी इज रिक्वायर्ड। ग्लूकोज यूज हो गया है तो मेद का क्षय हो गया। विभक्त घन गात्रत्व, विभक्त घन गात्रत्व मतलब अरे डोले शोले दिखने लगे, कट्स दिखने लगे, कट्स बॉडी में। तो कट्स क्यों दिखते हैं? क्योंकि मसल मूवमेंट करता है और मसल का पर्टिकुलर मूवमेंट से उसका हेड और उसका बेस स्ट्रांग हो जाता है, ओरिजिन और इंसर्शन स्ट्रांग हो जाता है, और जो ओरिजिन है वहां पर मसल फाइबर्स बढ़ जाते हैं। तो विभक्त घन गात्रत्वम, बाइसेप्स ट्राइसेप्स से अलग दिखने लगता है, ट्राइसेप्स क्लियर दिखने लगता है। तो ये विभक्त घन गात्रत्वम आता है। जितनी भी मिस्टर वर्ल्ड, मिस्टर इंडिया, ये जब सब टूर्नामेंट्स होती हैं, इसमें क्या करते हैं, वो आधा आधा अंडरवेयर डाल के शरीर के हर मसल को ऐसा घुमाओ वैसा घुमाओ, ये करके मसल के कट्स दिखाने का कोशिश करते हैं। दैट इज विभक्त घन गात्रत्व। अब व्यायाम किन में नहीं करना चाहिए? वात रोगी, पित्त रोगी, बाल वृद्धि, अजीर्ण रोगी में नहीं करना चाहिए। वात रोगी में क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वात बढ़ जाएगा। पित्त रोगी में क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि वात बढ़ के पित्त को विशिएट कर देगा। वात कफ को विशिएट करने के चांसेस जो हैं वो बहुत कम होते हैं। क्यों? क्योंकि वात और कफ ये उल्टे गुण के होते हैं, लेकिन वात पित्त को जल्दी से विशिएट कर सकता है। तो वात रोगी और पित्त रोगी में व्यायाम नहीं करना चाहिए। बाल वृद्ध, क्यों? क्योंकि ऑलरेडी एक बाल में कुछ ये नहीं है, ताकत नहीं है, और वृद्ध में ताकत चली गई। अजीर्ण रोगी में क्यों निषेध कहा गया है? उसका कारण ये हो सकता है कि अजीर्ण रोगी में वात अगर बढ़ जाए तो आम शरीर में लेके जाने का चांसेस होता है, तो इसीलिए शायद अजीर्ण रोगी में भी निषेध कहा गया है। बलवान व्यक्ति जो है उसको शीत ऋतु में अर्ध शक्ति व्यायाम करना चाहिए। अर्ध शक्ति मतलब जितनी उसकी कैपेसिटी है उससे आधा। अब यहाँ पर एक नया कंसेप्ट आया है विच इज VO2 मैक्स। VO2 मैक्स नाम का एक कैपेसिटी मतलब एक कंसेप्ट आया है जिसमें आप आपकी शरीर हृदय का जो ताकत है वो फुल यूज करते हो, जिसके आगे आपका हृदय फेल हो जाएगा। तो दैट VO2 मैक्स इज अ कंसेप्ट कि पूर्ण शक्ति इज VO2 मैक्स, उसके अर्धी शक्ति। मतलब अगर आपका VO2 मैक्स इज 80, यू शुड एक्सरसाइज अप टू 40। ये VO2 मैक्स वाला जो कंसेप्ट है, जिनके पास भी हाथ में फिटबिट या MI बैंड या कोई बैंड है हाथ में, तो दैट VO2 मैक्स कैन बी कैलकुलेटेड बाय द डिवाइस। तो ये VO2 मैक्स के आधा शक्ति काम करना चाहिए रोज, लेकिन शीत ऋतु में, और अन्य ऋतु में और भी कम करना चाहिए। तो हम यूजुअली कहते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में व्यायाम हल्का करना चाहिए और शीत ऋतु में व्यायाम जो है वो एक बार जब तक आपको पसीना नहीं आता तब तक करना चाहिए। ठीक है, तो ये हो गया व्यायाम। व्यायाम थोड़ा बहुत और बाकी है, लेकिन बिकॉज 1 ही मिनट बचा है, लेस देन 1 मिनट, तो व्यायाम के बाद संपूर्ण शरीर को मर्दन करना चाहिए। मर्दन कैसा करना चाहिए? सुख कारक हो। हम गला दबा के या जोर जोर से दबा के मर्दन नहीं करने वाले, सुख कारक मर्दन करना चाहिए, जिससे हल्का। ये मर्दन क्यों करते हैं? सर्कुलेशन बढ़ाने के लिए करते हैं, ताकि व्यायाम में अगर कुछ बचा हुआ हो लैक्टिक एसिड वगैरह वो शरीर से चला जाए।